बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ बरोज़ पीर मैं हूं इमरान हसन और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपके दिन का आगाज़ हो चुका है, नहीं हुआ तो हो जाएगा। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेज़ इस दिन को गुजारने के लिए आपके साथ हैं। अरमला तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज मेरे साथ नहीं है, सो मैं आपका साथ दूंगा, उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। आज वैसे भी दिन बहुत खूबसूरत है। जब अलग सुबह में उठा और मौसम मैंने देखा तो ये मौसम एक खुशी की नवीद दे रहा था। रबीउल अव्वल का जो मतलब है वो है पहली बहार, और उस पहली बहार की आमद है। किसी ने क्या खूब कहा था कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। रबीउल अव्वल का पुरनूर महीना शुरू हुआ चाहता है और यकीनी तौर पे बहुत सारी बहारें, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी खुशियों की ख़बरें ये महीना हमारे लिए लेकर आता है। ये वो महीना है, अजीम महीना है जब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, कायनात में जहालत का सफ़र ख़त्म हुआ, जुल्म ख़त्म हुआ और एक ऐसा नूर चमका जो आज तक जगमगा रहा है और क़यामत तक इंशाअल्लाह बहुक्म अल्लाह करीम जगमगाता रहेगा। यकीनन आज की जो दुनिया है, इसमें दुनिया भर में मौजूद जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी इंसान हैं और जितनी भी मखलूक़ात हैं, उनके लिए रबीउल अव्वल का महीना रहमत और बरकत भरा महीना है, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए, तमाम आलिमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। और हम खुश नसीब हैं कि हमें ये महीना एक बार फिर नसीब हुआ और हमें ये सातें नसीब हुई जिसमें हम आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें समेट सकते हैं और उनकी सना कर सकते हैं। ये महीना बरक़ात के एतबार से अफजल है। इस रबीउल अव्वल की बदौलत जो इंसान का मुर्दा दिल है, यकीनी तौर पे उसमें फिर से ताज़गी आने लगती है। हर किस्म की खराफात, बेबुनियाद रसूम व रिवाज की बंदिशों में जकड़े हुए इंसान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकसद ज़िंदगी दिया, वजह तख्लीक़ थे इस कायनात की, और अपने जो हकीकी माबूद है उसकी तारीफ़ लोगों को बताई, दुनिया को बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात क्या है। और यकीनी तौर पे हर एक मुसलमान के लिए उनकी जो ज़िंदगी है वो मुकम्मल नमूने की सूरत में है। अल्लाह करीम हमें उसवा हसना पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे और इस माह मुबारक के सदक़े जो मुश्किलात हैं इस वक्त पाकिस्तान की, वो दूर फरमाए। हमारी ये दुआ है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करें और सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करें। और जो सबसे बात ज़रूरी है वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनके ख़ास को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी इब्तदाई नोट के ऊपर हमने कहा कि हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप इस महीने की बरक़ात और फ़ज़ाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। कल एक बड़ा अहम दिन था और वो अहम दिन था क्रिकेट को लेकर, और आपको मालूम है कि एशिया कप जारी था और सच्ची तो बताऊं तो मुझे याद ही नहीं था कि कल एशिया कप का फ़ाइनल है। और कल मैंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाई लगता है आज कोई मैच वैच भी है। वो फिर हमें पता चला कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका फ़ाइनल कल खेला जा रहा था। पहले तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा तंज़िया तौर पर यह करूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैंने श्रीलंका की बैटिंग देखी माय डियर व्यूवर्स तो मुझे लगा कि शायद मैं ठीक कर रहा था। भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका, जो कि इससे पहले तकरीबन 6 बार इस एशिया कप को जीत चुका है, सेकंड हाईएस्ट रेट है उसका, पाकिस्तान से भी ऊपर इनफैक्ट एशिया कप को जीतने का। कल सिर्फ 50 रन बना सकी, अपने करियर की बदतरीन शिकस्त का शिकार हुई। इससे पहले भी श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ, आपको याद है, बड़ा ज़बरदस्त मैच खेलते हुए कामयाबी हासिल की थी। लेकिन कल भारत ने जनाब उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि धूल चटा दी और भारत ने 51 रन का हदफ सिर्फ 6.1 ओवर्स में हासिल कर लिया और इस तरह भारत ने एशिया कप 8वीं मरतबा अपने नाम कर लिया। भारत के ईशान किशन तेज और शुभमन गिल जो दोनों ओपनर्स थे, उन्होंने 27 रन बनाए और श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 15.2 ओवर्स में 50 रन बनाकर आउट हो गई। और जब 12 रन के ऊपर 6 विकेटें गिर गई थी, मुझे एक लम्हा तो यकीन नहीं आया कि क्या ये वाकई मतलब श्रीलंकन टीम है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। लेकिन ये हो चुका था और क्रिकेट में तो फिर कुछ भी हो सकता है। कल ये हुआ। बहरहाल जनाब श्रीलंका की टीम ये एशिया कप नहीं जीत पाई। वर्ल्ड कप भी हमारे जहन में घूम रहा है वैसे, तो एशिया कप श्रीलंका की टीम नहीं जीत पाई और बहुत बुरी परफॉर्मेंस के बाद कल भारत ने ये जो 8वीं मरतबा ये जो एशिया कप है वो जीती और इस तरह भारत की टीम सबसे ज़्यादा एशिया कप जीतने वाली टीम भी बन गई है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है जिसने सिर्फ 2 मरतबा ये एशिया कप जीता है। सिराज ने तबाहकुन बॉलिंग की, अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 21 रन देते हुए 6 खिलाड़ियों को आउट किया
और बाकी भी जो बैटर्स थे इंडिया के, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। जो बॉलर्स थे, खासतौर पे पांड्या ने 3 विकेटें हासिल की। सो ओवरऑल जो पेस अटैक था दैट्स बीन क्वाइट इंप्रेसिव, मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। ओवरऑल एक बिल्कुल ऐसा मैच हुआ जैसे हमें लगा कि कोई गली मोहल्ले का मैच हो रहा है। इट वाज सच अ लो स्कोरिंग मैच। तो उसके बाद बहरहाल इंडिया ने इस मैच को अपने नाम कर लिया और एशिया कप भी जीत लिया। इस पर आप आगे जाके क्रिकेट पे भी बात करेंगे और पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्शन है उस पर भी हमारी यकीनी तौर पे बात होगी। अच्छा जी, फॉर नाउ एक और अहम स्टोरी वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से है, जो कि कल अपने ओहदे पर विराजमान हो गए हैं अगले 1 साल के लिए, इनफैक्ट 13 महीने के लिए चीफ जस्टिस रहेंगे। 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से उन्होंने हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, सर्विसेज चीफ और आला हुकाम शरीक थे। इस हलफ के मौके पर जो हाईलाइट थी वो उनकी अहलिया सरीना ईसा साहिबा की वहाँ पर मौजूदगी थी, जिनको उन्होंने मदऊ किया और वो स्टेज पर उनके साथ मौजूद थी। दिलेराना फैसलों के सबब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा, उनका अदल के ऐवानों में उनकी खासी शोहरत है। जो फौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ ने जब आपको याद होगा 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी नाफिज की थी, तो काजी फाइज ईसा साहब ने पीसीओ के तहत हलफ उठाने वाले जजेस के सामने पेश होने से ही इनकार कर दिया था। दूसरी जानिब जो काजी फाइज ईसा साहब है उनको यह एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के वाहिद ऐसे मुनसिफ के तौर पर सामने आए हैं जो बराह रास्त चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे पर फाइज हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को 2 मरतबा इस ओहदे से हटाने की भी कोशिश की गई। पहली मरतबा आपको याद होगा जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में एक मशकूक दरखास्त के जरिए उनकी तकर्री चैलेंज की गई, ताहम वो मनसूबा तकमील को नहीं पहुंचा। और दूसरी मरतबा जब फैज़ाबाद धरना केस का फैसला उन्होंने दिया, उसके ऊपर भी उनको तनकीद का निशाना बनाया गया और फिर उसके बाद एक जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया जो सदर आरिफ अलवी साहब ने भेजा था, जिन्होंने कल उनसे हलफ लिया। सो कल मैं ये भी कह रहा था कि तारीख बड़ी बेरहम है, इसके सीने में दिल नहीं होता। वक्त जो है वो जब दोहराता है अपने आप को या मुड़ता है दूसरी जानिब, तो उसको रोकने वाले लोग जो है ना वो नहीं रोक सकते। तो कल हमने यही अमली तौर पे नज़ारा देखा। एक वक्त था सरीना ईसा साहिबा खुद इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारीखें भुगत रही थी और कल हमने इन्हीं सरीना ईसा साहिबा को देखा, वो अपने शौहर के साथ बतौर चीफ जस्टिस जब वो हलफ ले रहे थे तो साथ शाना बशाना खड़ी थी। बड़ी अच्छी तस्वीर थी, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बड़ा अच्छा मैसेज था जो कल गया। सो हमारी बेस्ट विशेज़ है जी काजी फाइज ईसा साहब के लिए कि वो बेहतरीन फैसले करें, पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है बेहतरी की जानिब जाए, अच्छे फैसले सामने आए। कुछ मुल्क की सियासत पे बात कर लेते हैं और हमारे साथ तज्जियाकार इस पे मौजूद होंगे। देखते हैं आज की बड़ी खबर। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम बड़ी खबर और डिटेल की जानिब जाएं, हमने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जिक्र किया है। ताज़ा तरीन अपडेट से आ रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं आज बतौर चीफ जस्टिस। वैसे तो उनका दूसरा दिन है क्योंकि कल उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन बाकायदा तौर पर आज जस्टिस साहब का पहला दिन है और इतलात ये आ रही हैं कि उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपना काम जारी करने का फैसला किया है। कल उन्होंने एक फुल कोर्ट तश्कील दिया था, जो प्रोसीजरल एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। इससे पहले जब इसकी समाअत हुई थी जस्टिस बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा था, तो उस का हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि जब तक इस मामले पे फैसला नहीं होता किसी और जो भी इससे रिलेटेड मामला है मैं उस पर बतौर जज उसमें शामिल नहीं हूँगा। सो इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये मामला जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके हवाले से हमने बात करनी है। जस्टिस साहब को किन मसाइल का या चैलेंजेस का सामना होगा और पार्लियामेंट की बालादस्ती जो इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या वो कायम रह पाएगी। जो नई तैनात होने वाली रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है जजीला असलम साहिबा, उन्होंने फुल कोर्ट का रोस्टर जारी किया है। ये पहली खातून है वैसे जिनको बतौर रजिस्ट्रार तैनात किया गया और बड़ी करियर एक लॉ एक्सपर्ट हैं, उनको इस ओहदे के ऊपर फाइज किया गया है। सो इस सारी तब्दीली के ऊपर और सारे मामले के ऊपर हम बात करते हैं। दूसरी जानिब पॉलिटिकली भी माहौल गर्म है और सियासी जमातें भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी मुसलसल कर रही हैं। हमारे साथ शौकत पराजा साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं। पराजा साहब, थैंक यू वेरी मच एंड सुबह खैर। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी थैंक यू जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, आप खैरियत से हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में जो इंसाफ और कानून का हाल है और इससे पहले जो हुआ है, जो तारीख़ है हमारी, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। अदालत के अंदर ये जो तब्दीली हुई है इस वक्त ऑन द हाईएस्ट लेवल, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगले साल अक्टूबर तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आप इसको हमारे निज़ाम इंसाफ के हवाले से कैसा समझते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कल, क्योंकि
आपने खुद भी जिक्र किया, जब उन्होंने फैजाबाद धरने के केस का फैसला सुनाया तो उस वक्त एक अमूमी तासुर था पाकिस्तान में, चूंकि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है और स्पेशली चीफ जस्टिस जिसने भी बनना होता है वो बहुत पहले से तय हो चुका होता है, क्योंकि जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने जो सीनियरिटी का रूल फिक्स किया था उसी के मुताबिक सीनियरिटी के मुताबिक ही चीफ जस्टिस बनते हैं। तो ये कोई 2-3 साल से तो पता था कि काजी फायद ईसा साहब बन जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन फैजाबाद धरने के बाद एक इम्प्रेशन ये बन रहा था कि इनको नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर या कुछ ऐसे इदारों के नाम लिए। लेकिन कल मैं था, वैसे उस तकरीब में मैं मौजूद था, एक बड़ा अच्छा दिलफरेब मंजर इसलिए लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा था। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी PTI से हैं, वो हल्फ ले रहे थे, फिर निगरान वजीर आजम थे, फिर चारों सूबों के गवर्नर मैंने देखे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चूंकि चाइना के लिए रवाना हो चुके थे वो नहीं आ सके थे, बाकी सिंध और बलूचिस्तान के जो निगरान वजीर आला है वो नजर आए, मुझे काबीना के अराकीन नजर आए जो अबूरी काबीना है हमारी, इसी तरह तमाम जो सर्विसेज चीफ हैं वो मौजूद थे। और ख़ास तौर पर चूंकि फैजाबाद धरने में ISI का नाम लिया गया था तो ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद बज़ाते खुद मौजूद थे, और मैं उसको ये ले रहा था कि चूंकि वो इम्प्रेशन मुल्क में 3-4 साल मौजूद रहा तो DG ISI का आना इस लिहाज से अहम था कि जो पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चूंकि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आज हल्फ ले रहे हैं इस वक्त, तो ISI हो, फौज हो, वो जो वजारतें हैं या गवर्नर्स हैं, जो वज़राए आला हैं, जो भी हैं वो इस आइन के ताबे हैं। तो मैंने तो कल इमरान साहब सच्ची बात है आइन की सुप्रीमेसी देखी। दूसरी जो बात सीरीना काजी साहिबा वाली आपने बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसको अब मैं इस तरह से देख रहा था बैठ के, जैसे आप अभी नोट कर रहे हैं, हमने भी कल इस चीज को नोट किया कि जो जजेस उनको तलब करते रहे, उनके एसेट्स के हवाले से एक तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, कल वो भी सामने बैठे हुए थे, कुछ तो रिटायर हो गए और कुछ जजेस हजरात सामने बैठे हुए थे। और जिस तरह से फिर ओथ के वक्त हुआ ऐसा कि पहले सीरीना साहिबा की सीट मेन जो जहाँ पे ओथ लिया गया स्टेज से दूर थी, फिर एक कोर्ट प्रेसिडेंसी के ऑफिशियल ने उन्हें कहा कि आपकी सीट वहां है, वो बिल्कुल फिर स्टेज के साथ उनकी सीट लगी हुई थी, वहां बैठी नहीं। जब ओथ लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब खड़े हुए, उन्होंने इशारा किया और पहले से उनका आपस में तय होगा कि मैं आपको बुलाऊंगा तो आप ऊपर तशरीफ ले आएंगी, तो वो भी फिर स्टेज पे गई। बहुत सारे मल्टीपल ऐसी डायरेक्शंस मिलती हैं इन तस्वीर से, जो कि बड़ा अच्छा मैसेज पाकिस्तान के लिए देती हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर। फिर कल जैसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जजीला साहिबा को जब तैनात किया गया तो वो भी एक बड़ा अच्छा फैसला था, पहली दफ़ा ही हुआ। अच्छा शौकत साहब, अभी ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है, ज़रा इस पर मैं आपका कमेंट चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि रिपोर्टेडली चीफ जस्टिस साहब ने इनकार किया है गार्ड ऑफ ऑनर लेने से, दूसरी जानिब उन्होंने ये भी बात सामने आ रही है, शौकत बराचा साहब चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है वो बराह रास्त नशर की जा सकती है, ऐसी भी सूरत हाल सामने आ रही है। फिलवक्त ज़राए से ये खबरें हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, जो से कितने केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर? देखें, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के बारे में एक मशहूर बात है कि वो रवायती प्रोटोकॉल के कायल नहीं है। वो पैदल भी चल रहे होते हैं, वॉक करते हैं, तो बिल्कुल वो इसी रोड पे जिसे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहा जाता है इस्लामाबाद में, आप तो रहे हैं, आप तो बेहतर जानते हैं, इसी पे वॉक कर रहे होते हैं। फिर सामने कोई आ जाए तो उनके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आप बन गए, जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आम कांस्टेबल से, पुलिसमैन से वो बातचीत भी कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं की जाती, लोग अपने आप को बड़ा एरोगेंट समझते हैं। तीसरी बात अहम है जो कार्रवाई को बराह रास्त चलाने वाली है, एक तो इनोवेशन कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रोबेबली जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के जमाने से, कि वीडियो पे मसलन कराची में कोई लॉयर बैठा हुआ है या पेशावर में है,
और केस इधर मेन रजिस्ट्री इस्लामाबाद में चल रहा है, या वाइस वर्सा है कि कराची रजिस्ट्री में केस चल रहा है, तो जो कंप्लेनेंट है या डिफेंडेंट है अगर वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है तो वीडियो के जरिए वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये बराह रास्त दिखाना जो है, जब हम जमहूरियत हैं, एक ओपननेस है मुआशरे में, हर एस्पेक्ट पे बात हो रही है। अभी हम फैजाबाद धरने की बात कर रहे थे, आपने भी बात की, मैंने भी बात की, तो व्हेन एवरीथिंग इट्स ओपन, तो उसमें हर्ज क्या है कि आखिर अल्टीमेटली तो दे आर द टैक्स पेयर, दे आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु हैव द राइट टू नो, हु हैव राइट टू गेट इंफॉर्मेशन। अगर उनके सामने कुछ चल रहा है, इनफैक्ट आज एक बड़ा अहम केस इस रोस्टर पे आया हुआ है, जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने बुलाया है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक बिल पार्लियामेंट ने पास किया था, वो अभी बिल की शक्ल में था, वो एक्ट नहीं बना था, तो जस्टिस अता बंदयाल साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। जब वो सस्पेंड हो गया उसके बाद वो पार्लियामान ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की, वो जो बिल था वो एक्ट की शक्ल भी बन चुका, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया था। आज फुल बेंच बुलाया हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने। आज उस पे जो फैसला होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 1 के पिछले कोर्ट में यानी बंदयाल कोर्ट में मुतालबा होता रहा कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, कभी ना बना। काजी साहब ने वो अपना आगाज ही केसेस का फुल कोर्ट बेंच से कर रहे हैं। मसलन पिछली बार इंप्रेशन था कि अदालत तकसीम है, अहम ख्याल ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप बना हुआ है, तो जो एक डिमांड थी वो लॉयर्स की तरफ से भी आती थी, वो पिटिशनर्स की तरफ से भी आती थी। खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने ये जो नैब तरामीम वाला हेयरिंग की उसमें वो कहते रहे कि फुल बेंच बनाया जाए। काजी साहब ने भी अपनी किसी एक जजमेंट में यही बात की थी, फुल बेंच बनाया जाए, लेकिन नहीं बना था। आज उसका आगाज हो रहा है। तो ये आप समझते हैं कि अच्छी डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, टाइम चूंकि कम है तो ज़रूरी है कि हम जो सियासी इस वक्त मामलात हैं उस पे भी हम बात करें। बयानबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा लगता है कि जो बुनियादी मौजू है, 2 बुनियादी मौजूआत हैं, एक इलेक्शन कब होने हैं, दूसरा जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है मुल्क के अंदर, महंगाई बहुत ज़्यादा, इन दोनों पे ऐसा लगता है कि सियासी जमातों की जो तवज्जो है वो थोड़ी कम है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा है। अब ऐसा महसूस होने लगा है पॉलिटिकल टॉक शोज़ के अंदर भी। एक तो आप इसको कैसे देख रहे हैं जी? दूसरी जानिब ये जो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का सिलसिला है, 3 बड़ी तकर्रियाँ पाकिस्तान में इस वक्त हुई हैं, तीनों बड़े ओहदे हैं, स्टार्टिंग विद प्राइम मिनिस्टर, उस पर अभी तकर्री नई जो भी शख्सियत आनी है वो बाकी है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो ये 2023 जो है ये बड़ी ऐसा लगता है पाकिस्तान के लिए तब्दीलियों का साल है। शख्सियात के लिहाज से, क्या हालात और वाक़यात के लिहाज से भी तब्दीलियों का साल लग रहा है आपको इसके बाद? देखिए, जो तब्दीलियां आ रही हैं या आनी हैं वो तो आइन के मुताबिक हैं। आइन के मुताबिक मसलन नए आर्मी चीफ का तकर्रर हुआ, वो नवंबर में होना होता है। पाकिस्तान की चीफ जस्टिस चेंज हुए क्योंकि अता बंदयाल साहब की मुद्दत खत्म हो रही थी, जो उनकी एज है उसके मुताबिक, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ गए। सदर पाकिस्तान का भी ओहदा आपको मालूम है उनकी मुद्दत पूरी हो गई है, लेकिन आइन 44 के तहत वो जो नए आएंगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होने हैं और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं अगले साल मार्च में। तो एक कंसेंसस बयानबाजी अपनी जगह पर बरकरार, लेकिन एक अब कंसेंसस बन चुका है कि जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। और ऑलमोस्ट मेरी नजर में सब कन्विंस हो गए हैं कि जैसे डिलिमिटेशन नोटिफाई होंगी नए कंसेंसस की मंजूरी के बाद, अब डिलिमिटेशन का प्रोसेस जारी है, हल्का बंदियों को फाइनल करने का प्रोसेस जारी है। जैसे हल्का बंदियां कंप्लीट हो जाएंगी तो मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे, और वही जनवरी फरवरी जो बताया गया था पहले, एक स्पेकुलेशन थी, कुछ लोगों ने बात की, तो मुझे वही लग रहा है। तो ये आईनी अमल मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अब बयानबाजी जो है जी ये बयानबाजी वाला भी कमेंट कर दीजिए। और एक जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के हवाले से कल बहुत डिबेट हुई ना, तो वो सवाल भी बड़ा जरूरी है। व्हाट वुड प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी थिंकिंग जी? ये जो कल एपिसोड हुआ
सरीना ईसा साहिबा का आके जस्टिस ईसा साहब के साथ खड़ा होना, और रेफरेंस वही था जो आरिफ अलवी साहब ने भिजवाया था, जिस पे फिर बाद में सारे उस रेफरेंस से जान छुड़ाते रहे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हमारी गलती थी, और ये सदर हमारे एक ट्वीट के अंदर इससे पहले भी कानून साजी जिस पे बकौल इनके इन्होंने साइन नहीं किए, कह चुके हैं कि मेरा उससे ताल्लुक नहीं है। तो कल आरिफ अलवी साहब क्या सोच रहे होंगे जब ये हलफ ले रहे थे? आपके ख्याल में उनके माइंड में क्या होगा? बतौर प्रेसिडेंट वो अपनी टेन्योर पूरी कर चुके हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रेफरेंस भेजा गया था वो साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई ने भी डिसएसोसिएट बाद में कर लिया। उसने कहा जी वो तो फरोग नसीम साहब ने हमें कहा था। भाई वजीर आजम आपसे, फरोग नसीम आपसे कोई और साइन करवा ले, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर तो वो रेफरेंस गया नहीं था। सदर वाले जो साइन वो तो अपनी जगह पर बरकरार हैं कि उन्होंने नहीं साइन किए थे, बट स्टिल जो कोर्ट ने जजमेंट दी थी रेफरेंस को, तो कोर्ट ने उड़ा दिया था ना कि अप्लाई नहीं किया गया माइंड। तो कल जब वो सारा कुछ देख रहे होंगे तो एक उनके पास जरूर एक्सक्यूज होगा कि यार मैंने थोड़ी इनिशिएट किया था, या मैंने तो इस पे साइन भी नहीं किए थे। और चूंकि अदालत बता दिया था तो एक उस रेफरेंस की बुनियाद पर चूंकि कोई एक्शन नहीं हुआ था, जस्टिस कादी साहब बरी हो गए थे या वो एग्जेनरेट हो गए थे या उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला था, स्पेशली सरीना साहिबा के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है फिर सदर साहब इस बात से, इस लॉजिक से, इस रीजन से जो अपने आप से खुद कलामी में इंसान देता है कि हाँ मैं तो नहीं था ना, मैंने इनिशिएट किया, इम्पैक्ट हुआ, तो इट्स ओके। कल वो खुश थे, खुद कलामी में खुद को कह रहे होंगे इट्स ओके। ठीक है पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शौकत पराचा सीनियर एंकर और सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बात कर रहे थे, तजिया दे रहे थे मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपना ओहदा संभालने के बाद आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट आए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया है, और इतलात ये भी हैं कि चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की वो बराह रास्त नशर की जाए। सो इस हवाले से आपको बताते रहेंगे। हमारे पास कुछ विजुअल्स भी हैं, ज़रा हैं तो दिखा दीजिए जी। जो चीफ जस्टिस साहब की आमद है, चीफ जस्टिस साहब आज जब पहुँचे हैं, डू वी हैव द विजुअल्स? अगर चलें हम वो विजुअल्स भी आपको दिखा देते हैं। और ये बड़ी तब्दीली है चूँकि इससे पहले जितने केसेस जारी हैं, और एक बहुत बड़ा बर्डन है केसेस का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये आप मनाजर देख रहे हैं। फ़ाइज़ ईसा साहब जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, कोई उनके साथ प्रोटोकॉल नहीं है जो हम देख रहे हैं, और उनका इस्तकबाल किया गया। यकीनी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है जो हम देख सकते हैं। उनको इस मौके पर फूल पेश किए गए, स्टाफ ने उनको तालियां बजाकर वेलकम किया बतौर न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और अगले तकरीबन 13 महीने के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे बतौर 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे पर बराजमान रहेंगे और फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ये ताज़ा तरीन नाज़िर जो हमने आपको दिखाए। विशिंग वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू द न्यू चीफ जस्टिस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे सेगमेंट के अंदर हम एक बड़ी अहम पाकिस्तानी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। आपको मालूम है कि दुनिया भर में कहीं भी कोई पाकिस्तानी अच्छा करे, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ख़वातीन अगर कुछ अच्छा करें, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़रूर उनकी मुलाकात आपसे कराएं। आज हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसी खातून की जिन्हें हम वन एंड ओनली कह सकते हैं अपने काम के अंदर। एक ऐसी खातून है जिनका हौसला यकीनी तौर पर, जैसे कहते हैं ना कि आसमानों तक बुलंद है और खलाओं तक बुलंद है। हमें उनके पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। हमारी मुराद पाकिस्तान की पहली खला नवर्द खातून नबीरा सलीम से मुराद है हमारी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने 2007 में कुतुब शुमाली और जनवरी 2008 में जनूबी पर कौमी परचम लहराया। नबीरा सलीम को फर्स्ट एवरेस्ट स्काई डाइव 2008 के दौरान माउंट एवरेस्ट पर स्काई डाइव करने वाली पहली एशियाई और पहली पाकिस्तानी होने का एजाज़ भी हासिल है। अमन के लिए भी काम करती हैं। 2011 में सदर पाकिस्तान ने नबीरा को मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा है। इसके अलावा उन्हें बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी मिले हैं, बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं। वट नॉट, आई मीन बेहतरीन काम कर रही हैं, एक पावर विमेन है। उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नबीरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, सच एन ऑनर टू हैव यू ऑन एक्सप्रेसो। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ग्रेट टू हैव यू जी। सबसे पहले तो हमें इस अचीवमेंट के हवाले से बताइए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर, जहाँ पे उमूमी तौर पे ख़वातीन को काम करने का मौका भी नहीं मिलता या पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता। वहाँ पे आप खला में जाके पाकिस्तान का झंडा आपने लहराया है। दुनिया की चंद उन एक ख़वातीन में से हैं जिन्होंने ये काम किया है। आपको कैसा महसूस हो रहा है और ये हुआ कैसे मुमकिन हुआ ये खला में झंडा? जी अभी मैंने लहराया नहीं है। मेरी फ्लाइट जो है वो 5 अक्टूबर को है जी। लेकिन 2006 में मैंने, क्योंकि न्यू स्पेस एज है हमारी इस वक्त दुनिया में, विच मीन्स कि स्पेस फ्लाइट जो है कमर्शलाइज हो गई है जी। और अब इस एज में
कोई भी कमर्शियल स्पेस लाइन में स्पेस में जा सकता है। तो अभी जो मेरे लिए स्पेस फ्लाइट है, इवन दो मैंने 2006 में इसका टिकट लिया है, लेकिन वो इसलिए अब हो रही है इतने सालों के बाद, 17 साल की ये जर्नी थी, बिकॉज हमने एक स्पेस लाइन दुनिया में पहली स्पेस लाइन बनाई है। इसके थ्रू जो शुरू में इसके टिकट्स हैं वो महंगे हैं, लेकिन विद टाइम ये टिकट्स सस्ते होते जाएंगे और एक कॉमन मैन जो है, जो ड्रीम करता है खला में जाने के लिए, वो जा सकेगा एट वेरी चीप प्राइस। जैसे हम एयरलाइंस लेते हैं टू गो अराउंड द अर्थ इन डिफरेंट कंट्रीज, यू नो, उसी तरह से खला में जाया जा सकेगा। तो इस तरह ये ठीक है। चलें, थैंक यू फॉर करेक्शन। ये भी बताइए, क्या ट्रेनिंग ले ली आपने इसके लिए या जारी है अभी? जी, ट्रेनिंग मैंने ली थी जब मेरी स्पेस फ्लाइट टिकट मैंने लिया था, 2007 की बात है जी। लेकिन अब जो इसकी फाइनल ट्रेनिंग होगी वो हमारी स्पेस फ्लाइट से पहले 4 दिन की ट्रेनिंग है, जो कि वहीं स्पेसपोर्ट अमेरिका न्यू मैक्सिको में यूएसए में होगा सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि इसमें ये जो आपका सफ़र है, ये कितना सफ़र है और इससे बुनियादी तौर पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? इज इट जस्ट एन एक्सपीरियंस या फिर इसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक लर्निंग है जिसको आप टारगेट कर रही हैं उसके बाद, और इज इट जस्ट अ बिगिनिंग, इसके बाद आपका और भी इरादा है या जस्ट आप इसको एक्सपीरियंस करना चाह रही हैं? थोड़ा सा हमें बताइए। ये मेरा पहला खलाई सफर होगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब जब हम ऑर्बिट ब्रेक करते हैं तो वी सी द अर्थ, वहां से हमें जब हमारा प्लैनेट नजर आता है तो उसमें बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स नहीं नजर आती। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि दुनिया को ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जहाँ सारे मुल्क एक जैसे लगे और जहाँ से अमन और जहाँ से वॉर्स खत्म हो और अमन शुरू हो दुनिया में। तो ये सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होता है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इंसान के माइंड के ऊपर। तो ये एक्सपीरियंस है मेनली। और दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं ऑफ कोर्स नेशनल फ्लैग लेके जाऊंगी खला में, तो ये पहली दफा होगा कि कोई पाकिस्तानी खला में। क्या ये नमीरा बहुत हाई बजटेड एक्टिविटी है? आई मीन बहुत ज्यादा बजट इन्वॉल्व है इसमें जो आप कर रही हैं? जी, एक्चुअली जब मैंने टिकट लिया था 2006 में तो इसकी प्राइस थी $2 लाख। अब उन्होंने प्राइस डबल से भी ज्यादा कर दी है, $4.5 लाख कर दी है। लेकिन विद टाइम, लाइक आई सेड, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब पहली फ्लाइट लंदन से गई थी, ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट टू न्यूयॉर्क, इट वाज आई थिंक अराउंड $50,000। मगर आज के जमाने में अगर कोई जाना चाहे लंदन से न्यूयॉर्क तो उनको $200 का भी टिकट मिल जाता है। तो इसी तरह से ये जो फ्लाइट्स हैं विद टाइम इनकी प्राइस कम हो जाएगी और फिर हर कोई जो स्पेस में आसानी से जा सकेगा। ये जो सफर 1.25 घंटे का है, लेकिन ऐसा सफर 9 मिनट में भी कुछ कमर्शियल स्पेस एयरलाइंस हैं जो करा रही हैं। तो इसमें सिर्फ हम जाके जो है अर्थ के अराउंड हम नहीं जाते, गोल सर्किट में नहीं जाते, ऑर्बिटल फ्लाइट नहीं है, ये सब ऑर्बिटल आर्क है। तो हम ऐसे जाएंगे ऊपर, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में एंटर करके तो हम करेंगे अपने केबिन में 3-4 मिनट जीरो ग्रेविटी में, फिर वापस आ जाएंगे अर्थ। और ये टोटल इसका कितना ड्यूरेशन होगा वहां पे रहने का? कोई 1.25 घंटा, मतलब इसको सब ऑर्बिटल फ्लाइट कहते हैं बिकॉज वी ब्रेक द ऑर्बिट एंड वी कम बैक। और हम मतलब अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड चक्कर नहीं लगाते, जल्दी आ जाते हैं। इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है? क्या इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है? लाइफ रिस्क तो इन्वॉल्व है, लाइफ इज अ रिस्क। मगर हमने 17 साल लगाए ये स्पेसशिप बनाने में और बहुत ज्यादा टेस्टेड है। तो ये एक वाइड स्पेस लाइन है इस वक्त जो हर महीने एक फ्लाइट कर रही है। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है और मेरी जो फ्लाइट है वो 5वीं फ्लाइट होगी 5 महीनों में। अच्छा। इंशाल्लाह ताला सब साथ हो तो खैरियत से आ जाऊंगी इंशाल्लाह। तो अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं नमीरा, स्पेस आपके लिए, स्पेस नॉलेज या एक्सप्लोरिंग स्पेस, ये क्या है आपके लिए? आप इसका क्या जवाब देंगी? एक्चुअली स्पेस के एरिया में मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ दुनिया में। मेरी एक नॉन प्रॉफिट है स्पेस ट्रस्ट के नाम से। और मेरी जो नॉन प्रॉफिट है उसका भी पहला स्पेस मिशन जाएगा स्पेस में आज से लाइक 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, और उसको स्पॉन्सर किया है उस लॉन्च को यूनाइटेड नेशंस ने। तो स्पेस का काम मेरा ऑनगोइंग है। ये मेरी पहली स्पेस फ्लाइट है। मुझे ऑफर्स हैं और भी स्पेस फ्लाइट्स की, और इन द लॉन्ग टर्म मेरा यही गोल है कि मैं अपनी स्पेस ट्रस्ट जो मेरी नॉन प्रॉफिट है उसके काम को आगे बढ़ाऊं।
चाहे मैं स्पेस फ्लाइट्स के थ्रू करूं या और लोगों को स्पेस में भेज के करूं, मगर बॉटम लाइन ये है कि स्पेस से दुनिया में अमन कायम किया जा सकता है, और दैट्स व्हाट आई वर्क ऑन। दैट्स रियली ट्रू। आपकी पिछले दिनों में हमारे जो मौजूदा निगरान वज़ीर इत्तलात है गालिबन उनसे भी मुलाकात हुई है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और उस मुलाकात के हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइए। दूसरा ये कि क्या हुकूमत पाकिस्तान की आपको कोई सरपरस्ती या किसी इदारे की हासिल है इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर, या आने वाले आपके जो मंसूबे हैं उनको लेकर? चूँकि इस वक्त पूरी दुनिया जो स्पेस है इसके ऊपर काम कर रही है। भारत को हमने रिसेंटली देखा, बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने की। पाकिस्तान को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस जाने बाने की, तो क्या हुकूमत से भी आपकी कोई बात हुई है कि इसको स्टेट लेवल के ऊपर लेके जाया जाए आगे? देखिए जी, ये जो मेरी 17 साल की जर्नी थी, इसमें मैंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। एज अ प्राइवेट सिटीजन मैंने सुपार्को के लिए बहुत कुछ किया है। उनको मैंने रशियन स्पेस एजेंसी से मैंने इंट्रोड्यूस किया था, एंड वो उन्होंने एक MOU साइन करना था जो पता नहीं अभी तक हुआ है कि नहीं। एंड उसके अलावा मैंने यूरोप का सबसे बड़ा स्पेस सिस्टम्स का जो मैन्युफैक्चरर है थैलेस एलेनिया स्पेस, थैलेस ग्रुप का, उसको मैं पाकिस्तान लेके आई हूँ। सुपार्को से उनकी मैंने पार्टनरशिप करवाई है, और वो मैंने इस तरह करवाई थी कि मैं मोनाको, जो एक छोटी सी कंट्री है साउथ ऑफ फ्रांस में, वहाँ पाकिस्तान की आज़ादी कौंसिल पहली थी और मैंने पहली कौंसलेट खोली थी, तो वहाँ मुझे इनवाइट किया गया था थैलेस ग्रुप से कि जी हमने पाकिस्तान में जाके आपकी स्पेस एजेंसी के साथ काम करना है। तो किया तो मैंने बहुत कुछ, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। तो इस वक्त जो हूँ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। उन्होंने रिकग्नाइज किया इस चीज को कि 2006 में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ही इंट्रोड्यूस किया था पूरे नेशन को, फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट। और वो उन्होंने, इट्स वेरी गुड टाइमिंग के केयर टेकर गवर्नमेंट है और मुझे उसी तरह से वेलकम किया गया और सपोर्ट किया गया, और मुझे फुल सपोर्ट दिया जा रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से। मुझे ऑफिशियली नेशनल फ्लैग हैंड ओवर किया गया है फ्रॉम समबडी वेरी हाई प्रोफाइल, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मुझे ऑफिशियली नेशनल फ्लैग हैंड ओवर किया गया। सो प्राउड ऑफ यू नमीरा, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जितना कुछ आप कर रही हैं यकीनी तौर पे काबिल सताइश है। आप पाकिस्तान का प्राइड हैं और हमें बहुत फ़ख्र है। और हमें चूँकि मालूम है कि आपने स्पेस को लेकर यू हैव ऑलरेडी संग अ सॉन्ग एज वेल, तो हम चाहेंगे हम थोड़ा सा वो भी आप के जाते जाते सुना दें। बट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ मौजूद रही। नमीरा सलीम से आप मिले जी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और इससे पहले कि हम टॉप ऑफ द आवर ब्रेक पे जाएं, आपको बताने हमने बर्लिन मैराथन के हवाले से, जिसमें टीम इस्लामाबाद शिरकत करने जा रही है। आपको पता है कि बर्लिन मैराथन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेसेस, मेजर रेसेस इन द वर्ल्ड, 6 स्टार रेसेस इसका शुमार होता है। और इसका जो 2024 चैप्टर है या एडिशन है, इसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से टीम इस्लामाबाद जा रही है। हमारे लिए जो प्लेजेंट इसके अंदर फैक्टर है वो रहमान अजहर साहब की इसमें मौजूदगी, हमारे सीनियर एंकर पर्सन है, हमारे कोलीग हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। और इनके साथ इनकी टीम में जनाब यावर सिद्दीक साहब शामिल हैं, अम्मार मुमताज़ शामिल हैं और बिलाल एहसान शामिल हैं। सो ये आपको कुछ इनके प्रैक्टिस सेशन की झलकियाँ भी दिखा रहे हैं, द वे दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रेस। उम्मीद ये है इंशाल्लाह कि बहुत अच्छे तरीके से न सिर्फ ये हमारी टीम इस्लामाबाद वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी और अच्छे एजाज़ी कहना चाहिए कि एक परफॉर्मेंस के साथ वापस आएगी। ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रहें, और ख़ास तौर पे जो नुमाया शख्सियात हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर, अगर वो ऐसी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनते हैं तो उसका बड़ा इंपैक्ट माशरे के ऊपर भी आता है। सो हमारी बेस्ट विशेस रहमान आपके साथ हैं, आपके साथियों के साथ हैं, और हमें ये भी मालूम है कि इससे पहले आप टर्की भी जा चुके हैं, आपका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। वी विश यू ऑल द बेस्ट कि बहुत अच्छे से जाइए, न सिर्फ पार्टिसिपेट कीजिए बल्कि छा जाइए। सो चारों जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं फ्रॉम एक्सप्रेसो एंड एक्सप्रेस न्यूज़। इस विश के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको ज्वाइन। एक्सप्रेसो में एक बार फिर आपको खुश आमदीद, उम्मीद है आप हमारे साथ मौजूद हैं। महंगाई की जो सूरत हाल है मुल्क भर में, हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हो रहा है। हम सब आवाम में शामिल हैं और हम सभी बहुत परेशान हैं। महंगाई के मारे जो आवाम है उनकी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दूसरी जानिब जो PDM सरकार है, इसके रुखसत होने के बाद आवाम को निगरान हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। जो रिसेंट पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ है, इसने तो बम क्या एटम बम ने मारा है आवाम के ऊपर। 26 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और डीज़ल भी तकरीबन 17 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है। और उसके बाद जो कीमतें हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की तो आसमानों से बातें कर ही रही हैं, लेकिन चूँकि इनका ताल्लुक हर किस्म की कीमतों से होता है तो वो भी इस वक्त आसमानों से बातें करिए, चाहे वो किराए हों, चाहे वो अशियाए खुरनोश की कीमतें हों। और ये एक महंगाई का नया सुनामी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात या अलार्मिंग बात यह है कि ये
मामला यहाँ पे रुकता नज़र नहीं आता है, ये आगे बढ़ता नज़र आता है। पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये रुक जाएंगी, मज़ीद इसमें इजाफा होने की तवक्को है। गरीब कैसे खाएगा, वो क्या कहते हैं, खाएगा क्या, कमाएगा क्या, कमर टूट रही है गरीब की। पहले तो लोग खुशी गमी पे चले जाते थे जी, अब यकीन मानिए खुशी गमी पे भी लोगों को जाते हुए 6 दफ़ा सोचना पड़ता है कि भाई हम जाएं ना जाएं, क्योंकि पूरा नहीं हो रहा। सिकंदर जो हमारे को होस्ट हैं, तड़के तड़के सेगमेंट करते हैं, वो आवाम की राय जानने के लिए अपने आवाम के पास, और उन्होंने कुछ आवाम से बातचीत की है। वो क्या बात है, आवाम ने क्या राय दी है सारी सूरत हाल के ऊपर, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेसो तड़के तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर बट। और सुबह तड़के तड़के सूरत हाल कुछ यूँ है कि पेट्रोल महंगा हुआ ही है कि ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। इस हवाले से शहरी, मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स क्या कहते हैं, आइए जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। मैं क्या, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बड़ा तुम मुस्कुरा रहे हो कि अच्छी खबर आ गई है कोई? नहीं नहीं सर, पता लग गया पेट्रोल 332 रुपए का लीटर हो गया। जी पता है हमें तो बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना, गरीब आदमी की कहेगा बेचारा, बस रोल गया। महंगाई अगे, बिजली रेट देने रेट ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, पेट्रोल मजीद ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ दिन ब दिन। परेशानी है, सवारी पैसे नहीं दे रही ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ही बेड़ा गर्क करता है। नौजवान कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ बजे जा रहे हो, बात तो करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? यार पेट्रोल 332 रुपये को हो गया। हम इसके ऊपर ना लोगों के राय मालूम कर रहे हैं कि उनके क्या जज्बात हैं, क्या एहसास हैं, क्या बुखारात हैं। राय यही है कि सैलरी पिछले 3 साल से वहीं पे खड़ी है 45 पे, और जो खर्चे हैं वो डबल हो चुके हुए हैं। तो हर मंथ तकरीबन 40,000 डाउन में जा रहा है। देखते हैं कब तक हम इस तरह चलते हैं और कब तक ये हमें चलाते मतलब आप भी पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह डेफिसिट पे चल रहे हैं? हर कोई, जितने भी मेरे साथ जॉब कर रहे हैं बंदे, या जो सरकारी थे वो भी, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो भी। आपकी दानिश में हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? जो नया सेटअप है या उनको जो लाने वाले हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं। मुल्क का नहीं चला रहे, ये तो अपनी सियासत कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे IMF से ना मुआहदा हुआ है। ये मुआहदा ही नहीं, गलत किया हुआ है इन लोगों ने। हमारे डंगर भूखे खड़े हुए हैं, हमारे बच्चे जो रोडों पे आ गए मांगने के लिए। अब ये सफेद कपड़े, कसम खुदा की मजबूरी हमारी बन गई है। आपने वोट डाला था? हाँ जी। किनको वोट डाला? नवाज शरीफ को डाला था मैंने। सारी जिंदगी आपने इनको सपोर्ट किया? इनको सपोर्ट की है। आप अब दोबारा वो आ रहे हैं तो इनको वोट डाल देंगे? नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालेंगे आप? मर जाएंगे हम, नस्ल खत्म हो जाए हमारी। मेवाती जिला कसूर में इनको वोट नहीं डालेंगे हम लोग। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਨੇ। हुक्मरान ਬਾਹਰ है ਦੇ ਮੁਲਕ कौन? ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਰੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ? ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ 80 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੇ ਜੇ। ਐ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ औकात ਹੈ ਨਹੀਂ। लो जी उस्ताद जी, 332 रुपए का यार पेट्रोल कर देते हैं मैंने जी। कितने गुजारा हो रहा है अपना? बहुत मुश्किल हो गया ये गरीब आम के लिए ना। अच्छा, पहले पाकिस्तान में 2-2 रुपए पेट्रोल भी महंगा हुआ तो हाहाकार मच जाती थी, हर तरफ रोला पड़ जाता था। जी। अब 20-20, 25-25 रुपए की जंप लग रही है, तो कोई इतना वो रोला नहीं डाल रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? बस अवाम जो है ना, गरीब आम क्या करे, अपना पेट भरे या एहतजाज करें या क्या करें। जी, इनका मानना है कि अवाम एहतजाज इसलिए नहीं कर रहे कि अवाम भूखे हैं, उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है सवारी की पेट्रोल महंगा होने के बाद? सवारी बेचारी आप परेशान है भाई। आने वाले दिन किस तरह के देख रहे हैं आप? आज ही की बात है कि मेरा दिल कर रहा था कि जो ही मेरी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बनती है ना, बेच दूं और खाए वो ख़राब हो जाए, गल जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन इधर से पाकिस्तान रियासत से चला जाए। यकीन माने ऐसे कितने सालों से आपके अंदर ये कैफियत पल रही है? ये कैफियत बस इसी साल में आई है, पहले ऐसे नहीं लग रहा था। आपने देखा जो इन्होंने कहा, ये इतने मायूस हो चुके हैं कि ये पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। पेट्रोल तो बाकी पेट्रोल की बात रही तो पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, साइकिल चलाएंगे, फिट होंगे। पेट निकला है आपका, ज्यादा निकला है आप चलाया अभी हालांकि मैंने सांस अंदर किया हुआ थोड़ा सा। अल्लाह का शुक्र है। ये क्या लिए फिर रहे हैं आप? भूख से मर रहे हैं, ओए, चोरियां डकैतियां कर रहे हैं। ओए, ये गवर्नमेंट का भला है। चोरियां डकैतियां नहीं करनी, अच्छा। वरना आपको लोग यहाँ का हुक्मरान बना देंगे। पेट्रोल आपका बहुत लग रहा होगा, मैंने इसलिए पूछ लिया कि पेट्रोल महंगा होने पे आपसे बात कर रहे हैं। सर पेट्रोल तो महंगा होना ही है, ये कम नहीं हो सकता, इसका तो कोई रीज़न ही नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसने महंगा ही करना है।
कम नहीं होगा। आलमी मंडी में महंगा हो, आलमी मंडी में भी बेशक महंगा हो या सस्ता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसी तरह ही चलता रहना है। कोई नीचे भी आएगा तो प्राइस तो फिर भी कम नहीं होनी, अवाम तो वैसे ही खजल खुआर होगी। फिर भी रशिया वाला पेट्रोल वो आया ही कौन सा है, वो तो हवा वाला पेट्रोल था खाली, उस पे कोई वो नहीं आया, वो खाली हवा वाला पेट्रोल है, वो आया ही नहीं है। बल्कि हम ही अवाम को कह रहे जी रशिया वाला पेट्रोल है। ईरान वाला पेट्रोल वो तो सर आपको पता है, जब हम रात को सो जाते हैं ना, अब मैं बात वो कहना नहीं चाहता, वो आपको भी पता है कौन स्मगलिंग करता है और कौन नहीं करता। तो जी इन भाई साहब का मानना है कि पेट्रोल महंगा होना ही है, चाहे ईरान वाला हो, चाहे ताइवान वाला हो, चाहे रशिया वाला हो, चाहे कौन सा IMF वाला हो, वट हो, पेट्रोल महंगा होना ही होना है। क्योंकि पेट्रोल महंगा और सस्ता करने के फैसले कहीं और हो रहे हैं। तड़के से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। कोई समझे ना समझे, कोई जाने ना जाने, अवाम सब जानती है। अगर किसी को लगता है कि अवाम नहीं समझती तो अवाम सब समझती है, बेबस है। इस वक्त शायद इतनी सक्कत नहीं है लोग, जैसा कि एक साहब ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात की सिकंदर से कि अब रोटी कमाएं कि एहतजाज करें। तो सूरत हाल लोगों में ये है कि वो एहतजाज करने की सक्कत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये खामोशी है तो ये खामोशी ही रहेगी। किसी तूफ़ान का पेश खैमा भी हो सकती है। जिस तरीके से बेरहमी से मौजूदा हुकूमत ये फैसले कर रही है, केयर टेकर सेटअप ये फैसले कर रहे हैं और उसको कोई फिक्र नहीं है कि वो अवाम की जानिब देखे। जाहिर बात है उनको भी तो किसी ने मैंडेट दिया है ना ये ओहदे लेने का, तो लगता है कि अवाम की फ़िक्र किसी को नहीं है। लेकिन जैसे ये फैसले हो रहे हैं ऐसे कब तक चलेंगे? 24 करोड़ लोगों को आप ऐसे तो नहीं बांध सकते भेड़ बकरियों की तरह, कहीं ना कहीं तो इसका फिर रिएक्शन आएगा। इस पर देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, अपनी पोजीशंस को जस्टिफाई करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बात कर लेते हैं कुछ अब क्रिकेट के हवाले से इन डिटेल्स। भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त दी, 8वीं बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया। 51 रन का हदफ सिर्फ 6.1 ओवर में बासानी हासिल किया और इस तरह चैंपियन बना एशिया का। भारत के ओपनर ईशान किशन ने 23 और शुभमन गिल ने 27 रन बनाए। श्रीलंका की पूरी टीम 15.2 ओवर्स में, अगर आपने मैच देखा हो, बड़ा मुख्तसर सा मैच था, कुछ सवा घंटा 1.5 घंटे का मैच था। इसमें 50 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जो किसी भी वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में किसी भी टीम का सबसे कम टोटल है जो आज तक श्रीलंका ने किया है, किसी भी टीम के टोटल की हम बात करें। अच्छा जी, श्रीलंका की थोड़ा सा अगर स्टैट्स की बात करें तो कप्तान समेत कोई भी जो बैटर्स था वो बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सका। 0 पर आउट हुए 5 ऐसे बैटर्स थे जो कि 0 पर आउट हुए, जिन्होंने अंडे खा लिए, वो भी जर्दी समेत। कौशल मेंडिस की बात करें, पातम निसांका की बात करें, धनंजय डिसिल्वा की बात करें जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करे थे, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा खेले थे। वेला लगे की बात करें जो ऑलराउंडर है, इसी तरह मुदिशन है और कौशल मेंडिस हैं। ये दोनों कोशास जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा। और पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा टफ टाइम भी दिया, लेकिन कोई भी प्लेयर जी अच्छा नहीं खेल सका। और दूसरी जानिब जो सिराज थे इंडिया के, क्या कमाल तबाह कुन स्पेल किया, अपने करियर का बेहतरीन स्पेल किया, 6 विकेटें हासिल की सिर्फ 21 रन की ओवर। और जो रही सही कसर थी वो हार्दिक पांड्या ने निकाली जिन्होंने 3, जबकि जसप्रीत बुमराह ने भी एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। और इस तरह भारत ने पूरी टीम को सिर्फ 50 रन पे आउट किया, 50 रन बनाए 31 गेंदों के ऊपर और एशिया कप लेके चलता बना। इससे पहले कि हम इस पर तजिया लें, आपको ये भी बताएं कि हमारी इतलात के मुताबिक जो जय शाह हैं उन्होंने इनाम का ऐलान किया है ग्राउंड स्टाफ के लिए जो बारिश के दौरान सर्व करते रहे ग्राउंड को, जो कि शायद ये भी इनकी सारी प्लानिंग का हिस्सा था। हमारे साथ वन एंड ओनली डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। वैसे तो जोश जगाते रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर, आप इनको देखते रहे होंगे, लेकिन जो जोश हमारे शो में जगता है ना वो कहीं और नहीं जगता है, इसलिए मिर्ज़ा साहब को इन्वाइट करते हैं। मिर्ज़ा साहब थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें ज्वाइन किया। हमने एक फाइनल, मुझे याद है, आई थिंक इट वॉज ऑफ वर्ल्ड कप जो हमारा हुआ था जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे, आई थिंक 1999 था, मुझे करेक्ट कीजिएगा, और उसमें हमने कोई 114 रन बनाए थे, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। और एक कल का फाइनल था, मतलब क्या ही कोई फाइनल था। तो क्या आपकी टेक है सर कल के मैच के ऊपर? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, सुबह बखैर। और दरअसल कल का फाइनल एंटी क्लाइमेक्स था। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि श्रीलंका ने आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को 2 विकेटों से हराया और श्रीलंका बड़ा सख्त जान हरीफ साबित होगा भारत का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम तवक्कुआत जो है वो बिल्कुल ही बैठ गई। और अगर देखा जाए तो 35,000 तमाशाई थे, ज्यादातर श्रीलंकन थे, सब बड़े मायूस लौटे और इतने महंगे टिकट थे। हालांकि श्रीलंका जो था वो डिफॉल्ट भी कर गया था, लेकिन उसके बावजूद लोग आए मैच देखने के लिए। मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की मोहम्मद सिराज ने, हैदराबाद दक्कन से उनका ताल्लुक, और उनको मियां हैदराबाद दक्कन के जितने
जितने भी लोग होते हैं उनको मियाँ कहकर पुकारते हैं, चाहे वो मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से, चाहे वीवीएस लक्ष्मण, इन सबको वो जिस तरह, और एक शिवलाल यादव थे। तो मोहम्मद सिराज ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की इमरान, वो लड़का जिसने 8 साल पहले सिर्फ टेप टेनिस बॉल से बॉलिंग करता था और उसने कल कमाल कर दिया, जो 21 रन देकर, उसमें से भी 4 रन आप देखें ओवर थ्रो के थे, वरना 17 रन देकर उसने 6 विकेटें हासिल की। तो भारत डिजर्व करता था और जब श्रीलंकन लगता था हिप्नोटाइज हो गई। आपको याद है 79 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब भारत के दौरे पर गई थी, जहीर अब्बास यहाँ से बड़े रन स्कोर करके गए, तो वो कहने लगे, चेन्नई में टेस्ट हो रहा था, वो कहते मेरे सामने चीलें आती हैं, कोई किसी ने जादू कर दिया है, और जहीर अब्बास जल्दी आउट हो जाते थे। तो लगता है यहाँ पर भी चीलें आ गई थी कोलंबो में श्रीलंकन बैट्समैनों के सामने। जादू, बंगाल का जादू जो था वो सर चढ़कर बोला, लेकिन यहाँ हैदराबाद दक्कन का जादू सर चढ़कर बोला, जिसकी वजह से कुछ कल फिक्स का एक ट्रेंड भी चल रहा था ट्विटर के ऊपर कि जी फिक्स्ड है, कोई शायद बड़े पैसे दे दिए इंडिया ने। एक तो इंडिया वैसे अपनी परफॉर्मेंस से भी जीते तो हम थोड़ी ज्यादती कर जाते हैं, हम कहते हैं नहीं जी इसमें भी इंडिया ने कोई साजिश की होगी। आई बिलीव उनकी परफॉर्मेंस बड़ी कमाल थी। आपको लगा कहीं कोई और एलिमेंट भी था इस मैच के पीछे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी, जिस तरह की डिफिकल्ट पिच थी, और श्रीलंकन बैट्समैन जिस तरह से खेल रहे थे, बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया था भारतीय बॉलर्स ने, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, या फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो लोग शुरू कर देते हैं कि फिक्स्ड और फलाना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई टीम फाइनल में पहुंचे और इस तरह से 50 पे ऑल आउट हो जाए। पाकिस्तान के लिए भी बारे में आपने जो 1999 के वर्ल्ड कप का फाइनल लॉर्ड्स में जो हुआ था, जून 1999 में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि फिक्स था कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्यों की। मैंने मुश्ताक मोहम्मद का इंटरव्यू किया था जो उस वक्त के कोच थे, तो उन्होंने कहा था रात को हमने डिसाइड क्लियर कर लिया था कप्तान वसीम अकरम के साथ कि हमने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को खिलाना है, क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक बड़ा तगड़ा था। लेकिन वो कहने लगे मैं हैरान हो गया, सुबह जब गए हम टॉस हुआ तो कप्तान साहब ने कहा कि हम पहले खुद बैटिंग करेंगे। तो क्रिकेट में होती रहती हैं बहुत सारी चीजें, कभी आप बैठेंगे तो तफसील से आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, हम समझ रहे हैं सर, बिल्कुल। और इसमें तो हमारी कुछ रिवायात भी ऐसी हैं जिनको देखते हुए फिर शक आता है। और अगर हम शकूक की बात करें तो फिर हमारे सीनियर प्लेयर्स हम पे एतराज करते हैं, जी आप हमारी क्यों किरदार कुशी करते हैं टॉक शोज के अंदर बैठकर। खैर बिल्कुल, ये डिटेल में होने वाली बातें। अच्छा, अब ये भी हमें बता दीजिए कि एक तो भारत अब बड़ा जबरदस्त एक कंटेस्टेंट के तौर पे सामने आ रहा है वर्ल्ड के बाद, लेकिन पाकिस्तान की टीम फिर नंबर 1 बन गई है, चूंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से हारी। हम दोनों 115 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल शेयर तो कर रहे हैं हम और इंडिया, लेकिन वी आर द नंबर 1, यानी कि वर्ल्ड कप में हम बतौर नंबर 1 वनडे टीम के तौर पे जा रहे हैं। और इस वक्त जो चहमगोइयां टीम सिलेक्शन के हवाले से हो रही हैं वो भी बड़ी संगीन है कुछ शख्सियात को लेकर। तो आप हमें अंदर की खबर सबसे पहले दें कि हमारी जो टीम सिलेक्शन चल रही है वर्ल्ड कप को लेकर, इसमें क्या स्टोरी क्या चल रही है इस वक्त अंदर की? एक तो इमरान, सबसे पहले हम वर्ल्ड कप में नंबर 1 नहीं जा सकते। 21 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत का दौरा करी, वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया भारत खेलने। तो उस वनडे सीरीज में देखा ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है, भारत और पाकिस्तान 115 पॉइंट के साथ बराबर है। तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप में शायद हम नंबर 2 या नंबर 3 टीम के हैसियत से जाए। जहां तक आपने बात की टीम के सिलेक्शन की, तो इंजमामुल हक पूरी पावर देना चाहते हैं। एक अखबार में खबर भी छपी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद भी नहीं की कि 25 लाख रुपए माहाना पे इंजमामुल हक को चीफ से गया। उनके साथ कोई सिलेक्टर नहीं होगा। सिलेक्शन में ग्रांड ब्रैडबर्न होंगे, टीम के मैनेजर होंगे, मिकी आर्थर का इनपुट होगा। और उनसे 3 साल का मुआहदा इंजमाम ने कराया कि अगर आप 3 साल पहले मुझे निकालेंगे तो 3 साल की तनख्वाह देंगे। तो अच्छा है हम लोग भी, आप एंकरिंग छोड़े, मैं भी एंकरिंग छोड़ूं, यही काम शुरू कर दें तो हम कहां से कहां चले जाएंगे। और उमैर को भी अपने साथ निकालेंगे तो 3 साल की तनख्वाह दे के निकालेंगे। जी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो अब इंतजाम जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। अंदर की खबर ये है कि थोड़ा सा इख्तिलाफ है टीम के सिलेक्शन पर, क्योंकि रिजवान जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर और हारिस का केस बड़ा स्ट्रांगली उसको प्लीड कर रहे हैं। और बाद लोग कह रहे हैं कि अब इन दोनों की जगह नहीं बनती, हारिस की जगह सरफराज को आप रख सकते हैं। ही कैन बी यूजफुल एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्पिनिंग विकेटों को देखते हुए। हारिस अभी यंग है, T20 खेला है, उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। इसी तरीके से वसीम जूनियर, उसकी जगह लोग कह रहे हैं कि आप जमान खान को लें, और चूंकि नसीम शाह अनफिट हो गए तो एक और फास्ट बॉलर डालें। और सऊद शकील को टीम में ये रखेंगे क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में, और चाचा इफ्तिखार ने तो अपनी जगह खुद बना ली है, बॉलिंग भी की। अब आगा सलमान का भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आया वो टीम में आते या नहीं आते। तो एक सिलेक्शन में थोड़ी सी डिस्कशन जारी है।
हसन अली तो रोटी गैंग का हिस्सा है ना, आपको पता है। हाँ बिल्कुल, और आपको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया से आ रहा तो किसी ने नहीं ट्वीट किया, सबसे पहले हसन अली ने ट्वीट किया कि फिक्र ना करो हम जीतेंगे और ये और वो। तो इसका मतलब है ही इज इन, और उसके लिए भी ये लोग करेंगे डेफिनेटली। वाइस कैप्टन शादाब खान की प्रेजेंस के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, दो कि वो ही इज वन ऑफ द, जैसे कहते हैं ना कुछ क्रिकेटर्स ब्रांड बन जाते हैं। अब शादाब भी पाकिस्तान टीम में एक ब्रांड क्रिकेटर हैं, लोग उनको जानते हैं, क्राउड पुलर भी हैं, खास तौर पे उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, आमिर शादी के बाद भी मौजूद है, और लोग उनको फील्डर बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब से उन्होंने ये अपना थोड़ा सा टिल्ट लिया है फ्रॉम अ बॉलिंग ऑलराउंडर टू अ बैटिंग ऑलराउंडर, लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करने लगे हैं उनकी मौजूदगी में। लास्ट मैच के अंदर भी बिल्कुल स्पिन नहीं कर पा रहे थे, दो के विकेट भी इतना सपोर्टिव नहीं था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जी शायद उनकी प्रेजेंस इतना इंपैक्ट नहीं करेगी और आपने सिर्फ उनको टीम में रखने के लिए वाइस कप्तान बना दिया है। आप इस पे क्या आपका टेक है शादाब खान की मौजूदगी पे? बिल्कुल, शादाब खान जब 2017 में आए थे इमरान, तो एज अ लेग स्पिनर आए थे, स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर। बल्कि मुझे याद है 2016 में मैं शारजा में था, पीएसएल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो एक अननोन सा लड़का आ गया, तो सब लोग कहने लगे ये कौन है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो मैं चूंकि जानता था ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे, मैंने कहा ये अंडर 19 का प्लेयर है शादाब खान। उस बेचारे से जवाब भी नहीं दिए जा रहे थे। अब वो शादाब खान का इंग्लिश बोल रहा है शेडी। तो अब मसला ये हुआ है कि शादाब खान एक प्लेयर की जगह मार रहे हैं। अब उसामा मीर को आप चांस ही नहीं दे रहे थे शादाब खान की वजह से। जब आपने उसको रखा है तो आप उसको चांस दें। अबरार अहमद को आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। तो ये अंडर कंसिडरेशन, लेकिन बाबर आजम बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं शादाब खान के। मुझे नहीं लगता कि इस अहम मरहले पर इस तरह की कोई वो गलती करेंगे, कोई फैसला करेंगे कि शादाब खान को ड्रॉप किया जाए। उन्हें जरूर रखा जाएगा। राइट मिर्ज़ा साहब, चलें, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आपने हमें क्विकली कुछ खबरें भी दी और उसके साथ साथ अपना तजिया भी हमारे सामने रखा। स्पेशलिस्ट स्पिनर्स की जगह बनती है, सीइंग द कंडीशंस जिसमें पाकिस्तान ने खेलना है। लेट्स सी क्या फैसला होता है। लेकिन इंजमामुल हक साहब की जो है ना वो सारी गीम है, पांचों की पांचों, कि अगर रहें तब भी ना रहें तब भी 3 साल के लिए 25 लाख पर मंथ दे के निकाले मुझे। व्हाट अ कॉन्ट्रैक्ट। इस पे बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद। आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो आसार कदीमा की दौलत से माला माल हैं। बल्कि शुमार क्या होता है, पाकिस्तान इस हवाले से इंतहाई मुनफरिद मुल्क है, जो कि कराची से लेके खैबर तक जिस जगह पे आप जाएं तो आपको आसार कदीमा के आसार मिलते हैं। दौलत है बुनियादी तौर पर, ये सियाहत के फ़रोग के हवाले से भी और इसके अलावा भी आपकी शनाख्त के हवाले से भी। अब ये एक अलग बात है कि हम इससे फ़ायदा उठा पाए हैं या नहीं उठा पाए, इससे हम सियाहत को फ़रोग दे पाए हैं या नहीं दे पाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस हवाले से एक इंतहाई मुनफरिद मुल्क है। आज हम मुस्तनसर हुसैन तार साहब से पूछेंगे एक कुएँ के बारे में। पूर्ण भगत का जो कुआँ है ये क्या है, ये कहाँ पर वाक़ है, और तार साहब ख़ुद वहाँ पे गए हैं या नहीं गए, और इसके अलावा पूर्ण भगत का जो करैक्टर है या जो किरदार है ये क्या था। तार साहब प्लीज़। पूरन दरअसल राजा रसालू जो थे सियालकोट के राजा, और बहुत बड़ी उनकी सल्तनत थी। और वैसे भी जिस शहर के नाम कोट आता है दैट मीन्स किला, सियालकोट, फरीदकोट, फलाकोट। तो उनका बेटा था राजा रसालू का, माँ की डेथ हो गई और बहुत खूबसूरत था। और राजा ने एक और शादी की जिसका नाम था लूना। तो लूना जो थी वो भी बहुत खूबसूरत थी और वो फरिश्ता हो गई भगत पे। भगत नहीं था अभी, सिर्फ पूरन था, भगत बाद में बना। और उसने उसके साथ मेल मिलाप की कोशिश की जिसको उसने रद्द कर दिया। चुनांचे लूना ने शिकायत लगाई अपने खामन से कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे ज़्यादती करने की कोशिश की। ये पूरी दुनिया की लिटरेचर में हर जगह इस किस्म का, मतलब ग्रीक ट्रेजेडी में ओडिपस कॉम्प्लेक्स वगैरह है, बल्कि यूसुफ ज़ुलेखा में भी तकरीबन इसी किस्म की कहानी है। ये कहानियाँ होती हैं इस किस्म की। तो ये बड़े सगीर की कहानी। चुनांचे राजा रसालू जो था वो तैश में आया ज़ाहिर है, और उसने पूरन के हाथ पाँव काट के कुएँ में डाल दिए। कोई 8-10 साल के बाद वहाँ कनफड़े जोगी, टिल्ला जोगियाँ वाले, उनका एक काफ़िला आया। आवाज़ सुनी जिस तरह यूसुफ को निकाला गया था, उन्होंने निकाला और वो कहते हैं कि उनकी दुआ से उसके हाथ पाँव नॉर्मल हो गए और वो उसको टिल्ला जोगियाँ दे गए। टिल्ला जोगियाँ उसने कसरत से इबादत की और भगत का दर्जा पाया। देन ही केम बैक आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स टू सियालकोट, और वहाँ पे लोग उसके चरण छूने आए।
और उससे मुरादें मांगने आए, और मुरादें मांगने में वही रानी लूना भी थी, क्योंकि उसके औलाद नहीं हुई थी। तो उसने कहा कि तुम मेरे लिए औलाद करो, उसको पहचाना नहीं। तो उसने उसके लिए दुआ की, और उसके बाद उसको मालूम हुआ कि ये तो वही मेरा बेटा है। तो जाहिर है उसने शर्मिंदगी का इजहार किया। तो ये जो कुआं है ये सियालकोट से तकरीबन इंडियन सरहद के पास है, ये अभी मौजूद है। मेरा ख्याल वन ऑफ द मोस्ट एंशंट रेलिक्स जो सब कॉन्टिनेंट, 2000 साल पुराना, मतलब है कि बहुत ज़ाहिर है कि उसमें रीबिल्ड हुआ सारा कुछ, लेकिन स्पॉट वही है, वो कुआं है वहाँ पे। और मेरा एक है थीसिस कि भाई ये जो खुदा होते हैं ना पुराने, आप कन्वर्शन कर भी जाएं, दूसरी जानब चले जाएं, तब भी वो खुदा आपके अंदर कहीं ना कहीं होते हैं और शरारतें करते रहते हैं, आपको उन्हीं अकायद की जानिब बुलाते हैं। चुनांचे वो अकीदा अब तक चला आ रहा है कि बे औलाद औरतें वहाँ पे आती हैं और उस कुएँ के पानी से नहाती हैं, उसमें फूलों की पत्तियाँ तैर रही होती, और शर्त ये है कि आप जिन कपड़ों में आई थी वो पहने नहीं, दोबारा पहनेंगी, उनको उतार कर अब परे वो हमाम है जहाँ पे नहाते हैं, यानी अब वो कुएँ का पानी वहाँ पंप हो जाता है, तो वहाँ पे नहाती हैं ख़वातीन। और पुराने कपड़े उतार के मैंने खुद देखा कि धुआं उठ रहा था, वो पुराने कपड़ों को आग लगा दी जाती है, और उनका ख्याल है कि उसकी कह ले करिश्मे से भगत के, पूरन भगत अब हो गया, उनके यहाँ औलाद हो जाए। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक अकीदा, और ये 2000 साल से चल रहा है। बहुत सारे मज़हब चेंज हुए, लेकिन ये अकीदा अब भी चल रहा है। साथ एक छोटा समंदर है, वहाँ एक नक्शा है, वहाँ भी औरतें बैठती, लेकिन ये है कि पूरन भगत का कुआं आज भी ख़ास दिनों में, मुझे अब नहीं मालूम कि कौन से मतलब हवाले से वो मुबारक दिन होते हैं, वहाँ पे औरतों का रश होता है। बहुत शुक्रिया तार साहब। बात ये नाजरीन के जो पूरन भगत का ये जो कुआं है और ये जो किरदार है, इसके हवाले से मेरे जहन में ये आ रहा है कि पाकिस्तान में अगर सिर्फ ये स्टोरीज़, ये जो देवमालाई किस्से हैं, ये जो दास्तानें हैं, इनको अगर कंपाइल किया जाए तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इसकी कितनी जिल्दें बनेंगी, और पाकिस्तान जो है इस हवाले से कितना ज़रखेज़ मुल्क है, तारीख़ के हवाले से और आर्कियोलॉजी के हवाले से और सारे कदीमा के हवाले से, लैंडस्केप के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ सियाहत का फ़रोग न पाना, मेरा ख्याल है कि ये हमारी बहुत बड़ी गफलत है, और ये हमारी बहुत बड़ी सुस्ती है। ये शायद इससे बढ़कर ये हमारी बहुत बड़ी नाअहली है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ मौजूद हैं जी। हम रबीउल अव्वल का जिक्र हमने प्रोग्राम के आगाज़ में किया। हमारा हर जिक्र इस जिक्र से शुरू, हमारा हर जिक्र इस जिक्र पे ख़त्म। वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारा सब कुछ कुर्बान। आपकी आमद का महीना है और इससे खूबसूरत कोई ख़बर हो नहीं सकती। जितनी ख़बरें हम पढ़ते हैं, जितनी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी खुशी होती है जब भी मैं रबीउल अव्वल का जिक्र करता हूँ। अल्लाह इस महीने के सदक़े हमें एक तो वो अमाल करने की तौफ़ीक़ दे जिसकी तरग़ीब व तालीम इस्लाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाई, और फिर इसकी सारी बरकतें हमारी ज़िंदगी में आ जाएँ किसी तरीके से, ऐसी दुआ है हमारी। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर नासिर महमूद भाई मौजूद हैं। उनसे हम एक तो इस महीने की बरकत, फ़जीलत जो कि यकीनी तौर पर हमें मालूम है, लेकिन ज़िक्र बड़ा ज़रूरी है, तो वो हम पूछेंगे और हाज़िरी लगवाएंगे थोड़ी सी अपनी। नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे आप। कितना खूबसूरत महीना और कितना खूबसूरत इसका जिक्र है कि बस खुशी दिल से जाती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि हम एक और रबीउल अव्वल देख रहे हैं, वो बहार महसूस कर रहे हैं जो यकीनी तौर पे महसूस की जानी चाहिए। क्या एहसासात है? यकुम रबीउल अव्वल हुई और फिर अब इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल आने को है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक है, क्या कहेंगे? यकीनन दुनिया की सब खुशियों से बड़ी खुशी, इससे बड़ी खुशी किसी का तसव्वुर नहीं हो सकता कि हमें कायनात में जितनी खुशियां मिली, जिस खुशी के दम से मिली, जो खुशी सारी खुशियों की बुनियाद बनी, वो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत
आका अलैहिस्सलाम का इंसानियत को मिलना यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा एहसान है, जिसका अल्लाह ने कुरान मजीद में इज़हार फरमाया, लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की कि उनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। जब अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किए तो अपना एहसान जितलाया, फरमाया लोगों मेरे पास मेरे खजाना कुदरत में ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अनमोल है, मैंने इन जैसा दूसरा कोई बनाया ही नहीं, ना बनाना है, ये मैंने तुम्हें अता कर दिए। तो अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद जिस माह मुक़द्दस में हुई उस मुबारक महीने का आगाज हो गया। अब यकीनन इसकी निस्बत बहुत बड़ी है आका अलैहिस्सलाम की विलादत के साथ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुबारक आमद के साथ इस महीने को जो निस्बत मिल गई, ऐसी निस्बत किसी दूसरे महीने के पास नहीं है। इमरान भाई, हम देखते हैं माह रमज़ान को फजीलत है, बाकी सारे महीनों में हम उसकी फजीलत का इकरार इज़हार करते हैं। अल्लाह पाक ने उसका बयान किया कुरान मजीद में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इस एक बुनियाद पर हम एक जुमला बोल सकते हैं कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और रबीउल अव्वल वो है जिसमें साहिब कुरान नाजिल हुआ, जिसमें वो हस्ती तशरीफ जिन पर कुरान मजीद है। उसके बाद हम माह रमज़ान में एक रात देखते हैं जिस रात को हम लैलतुल क़द्र कहते हैं। लैलतुल क़द्र की भी अल्लाह ताला ने यही बात बयान की, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि रमज़ान की सारी 30 रातें बरकतों वाली हैं, मगर एक वो रात जिसमें कुरान उतरा, उस रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल कर दिया। तो एक कुरान मजीद के उतरने से माह रमज़ान की एक रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल हो जाती है। तो हम इस बुनियाद पर ये बात कह सकते हैं कि जिस रात को वो रसूलुल्लाह उतरे, जिनके जरिए हमें कुरान मिला, जिनके जरिए हमें अल्लाह का पैगाम मिला, जिनके जरिए हमें मारिफत खुदाबंदी मिली, यकीनन इससे बड़ा खुशी का दिन कोई नहीं है। सारी ईदें भाई, ये बेहतरीन तज़किरा तो 12 रबीउल अव्वल को होता है, लेकिन वो कुछ निशानियाँ, मेरा सबसे पसंदीदा सवाल है और सबसे ज़्यादा पसंदीदा है मेरा ये मौजू जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ कि कुछ निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ज़ाहिर होना शुरू हो गई जब आप दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, और वो निशानियाँ बता रही थी कि कितनी बड़ी शख्सियत, कौन आने वाला है इस जहान में, इस जहान को 4 चांद लगाने, इसकी रोशनियों का बाइस बनने वाला। वो निशानियाँ क्या थीं, वो क्या असरात थे जिसके बाइस रबीउल अव्वल हुआ? कर देता हूँ, बहुत बड़ा मजमून है जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया। पहली निशानी तो ये कि जितने अंबिया आते रहे, हर नबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का न सिर्फ ये कि जिक्र किया, बशारत दी, लोगों को खबर दी, और अपनी अपनी कौम को खास निशानियां बतलाते चले गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बिल्कुल सेकंड लास्ट जो नबी आए हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने तो कमाल कर दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गरामी लेकर, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, वो नाम मुबारक लेकर कहा कि मैं बशारत दे रहा हूँ अपने बाद आने वाले उस रसूल की जिसका नाम अहमद है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद मुक़द्दसा से पहले जो निशानियां आपकी वालदा मायदा ने देखी, देखिए मैं आपको बताऊं, तकसीम हो जाएगी। कुछ निशानियां वो थी जो कुतुब समावी में, आसमानी किताबों में लिखी हुई थी, जिनको यहूद उलमा राहिबान जानते थे। उन निशानियों की बेस पर लोग दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से सफर करके मदीना मुनव्वरा उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में आपकी आमद की, ये आप यूं कह लें कि उसके प्रोटोकॉल में मदीना को आबाद किया हुआ था, उन निशानियों को देखते हुए कि ये वो शहर है जिसमें वो रसूल आखिर ज़मान तशरीफ ले आएंगे। मगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मायदा ने कुछ निशानियां देखी। आका अलैहिस्सलाम की वालदा फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अता हुए, आका अलैहिस्सलाम अभी आका अलैहिस्सलाम का आपके शिक्म अक़दस में ज़ुहूर होने की देर थी, वो कहती हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब अजायबात दिखाने शुरू कर दिए। उनमें ये थे कि आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारात मुख्तलिफ अंबिया और मुख्तलिफ बाबरकत शख्सियात जो गुजर चुकी थी, जैसे हज़रत सैयदा आसिया थी, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत सारा थी, हज़रत हाजरा थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा, ये हर माह मुक़द्दस में आके हज़रत सैयदा आमना को बिशारात देती थी कि मुबारक हो आपको, आप उस रसूल आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बनने जा रही हैं जो सारे नबियों के सरदार हैं,
जिसका इंतजार हर किसी को था। हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा माइदा फरमाती हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत मुक़द्दसा का माह मुबारक करीब तर आ गया, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के औकात आए, तो आप फरमाती हैं कि मुझे बशारात मिलती थी ख्वाबों की सूरत में भी, और जागते हुए भी कई निशानियां देखती, और आका अलैहिस्सलाम की वालिदा माइदा आवाज सुनती कि ए आमना आपको मुबारक हो, आप उस हस्ती की अमीन हैं जिस हस्ती की वजह से इस कायनात को तख्लीक किया गया। आप फरमाती है कि जब बिल्कुल विलादत मुक़द्दसा की घड़ियां करीब आती हैं। माशाल्लाह नासिर भाई, ये मौजू तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास ना अल्फाज है ना इतना वक्त है। सारे जहाँ के समंदर स्याही बन जाएं, हम तारीफ़ नहीं लिख सकते, हमारी इतनी औकात ही नहीं है, लेकिन जिक्र ज़रूरी है, हमने किया। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसको यहीं से शुरू करेंगे और बढ़ाते चले जाएंगे। अल्लाह हमें मज़ीद अल्फाज अता करें, मज़ीद जज्बात अता करें कि हम गुलाए अक़ीदत पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के उसने हमें इस रोशनी से मुनव्वर फरमाया और इस शख्सियत से मुतारिफ़ फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसी पॉइंट के ऊपर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस तो नहीं आएंगे, ब्रेक टाइम खत्म हो गया। आई वाज जस्ट लॉस्ट माई सेल्फ इन फैक्ट। अब कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।